हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। यानी भारत में जो वन है वो कितने प्रकार के हैं, वन किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारी दोस्तों 2 क्लासेस हो चुकी हैं पहले ही ऑलरेडी। हमने पहले क्लास में आपको इसमें बताया है कि प्राकृतिक वनस्पतियां किसे कहते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो दो महत्वपूर्ण फैक्टर है जैसे वर्षा एवं तापमान, जो इनके जीवन पर, इनके विकास पर, इनकी उत्पत्ति पर प्रभाव डालते हैं। मैंने उनके बारे में वहाँ पे बताया। ठीक है, फिर मैंने बताया कि भारत में कितने प्रतिशत वन पहले आज़ादी के बाद पाए जाते थे, फिर ठीक है अभी इस समय कितने हैं, वो सारा कुछ मैंने बताया। और हमारी भारत सरकार का क्या लक्ष्य है उसको भी मैंने पहली ही क्लास में बताया। फिर कल दूसरी क्लास में मैंने आपको स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया, पढ़ाना शुरू किया है भारत के जो वनस्पतियां हैं उनको वर्गीकरण, यानी भारत की वनस्पतियों का जो वर्गीकरण है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें 6 प्रकार के वन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हमने बताया आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तीसरा जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, फिर इसके बाद हमने आपको बताया पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, मरुस्थलीय वन। तो ये 6 प्रकार के जो है वन मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल यही कर रहे थे, तो आज हम लोग दोस्तों वहीं से आगे से शुरू करते हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो भी नए हैं, जो आज पहली बार अगर क्लास में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो उनके लिए बस यही है कि आप जो पीछे की रिकॉर्डेड क्लास है आप उनको देखते आएँ, ताकि क्या होगा आपके सारा कुछ कवर हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब मैं पीछे कराते हुए आया हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है, और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से भी जाकर सर्च कर सकते हैं। और मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमने जैसे कि हम पढ़ रहे थे दोस्तों भारतीय वनों का वर्गीकरण। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय वनों का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें हमने आपको 6 प्रकार के वन बताए थे। ठीक है, 6 प्रकार के वन बनाए थे। पहला मैंने आपको बताया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकंड जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको दोस्तों हम लोग मानसूनी वन भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है, शुष्क वन, ये पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ जो मैंने आपको फिर बताया, तो इसमें मैंने आपको बताया मरुस्थलीय वन। ठीक है, मरुस्थलीय वन के बाद 5वां मैंने आपको बताया मैंग्रोव वन। ठीक है, फिर जो 6 है उनके बारे में हम देखेंगे, तो वो है दोस्तों कौन से, पर्वतीय वन। ठीक है, तो ये सारे कुछ हैं मैंग्रोव वन या पर्वतीय वन। इसी को हम लोग दोस्तों डेल्टा वन भी बोलते हैं, मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन भी बोलते हैं, दलदली वन भी बोलते हैं। तो ये सारे उसके नाम है, जब आप लोग लिखेंगे तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये भारतीय जो वनों का वर्गीकरण है वो 6 प्रकार से किया जाता है। और किस आधार पर, तो मैंने बताया है कि इस जो भारतीय वन है इन पर कई तरह के कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, समुद्र तल से ऊंचाई है, भौगोलिक संरचना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पीछे ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किनका प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली कल की क्लास में बताया भी था। और मैंने कल आपको जब ये शुरू किया था तो कल मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। आज हम लोग दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कल मैंने आपको इसका मैप भी बनवाया था, तो आपको मैप भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब आप शुरू करेंगे और आप तीसरी हेडिंग डालेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय
शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। और इसमें जब आप इसको डालेंगे तो मैं अब इसको मिटाल के हेडिंग डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तब हम लोग शुरू करेंगे अपनी बात को आगे, लिखते चलेंगे साथ साथ मेरे, मैं बोलूँगा कुछ चीज़ें लिखूँगा, आपको बस वो सारा कुछ लिखते चलना है, जो मैं बोलूँगा उसको भी लिखना है और जो मैं लिखूँगा उसको तो लिखना ही है। तो मैं तीसरी जो वन की बात कर रहा हूँ वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है, शुष्क वन। यानी इनकी अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल लिखेंगे, ट्रॉपिकल, ठीक है। शुष्क क्या होता है दोस्तों? ड्राई फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल इंग्लिश की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये इसकी इंग्लिश हो गई, ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें पहले जैसे पॉइंट इस तरह बनाए से और लिखेंगे विशेषताएं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं, यानी इन वनों की कौन कौन सी विशेषताएं। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, वनों की विशेषताएं, महत्व, ठीक है, और इनका वितरण, बस इन्हीं 3 से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वनों की विशेषताएं, वनों का महत्व और वनों का वितरण किन किन क्षेत्रों में, अलग अलग वनों का किन किन क्षेत्रों में वितरण है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेंस हो चाहे पीटी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते। चलो लिखेंगे, इसमें पहली विशेषता इस तरीके से डालेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे, ये वन लिखेंगे, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। पहला हो गया। दूसरा परिभाषा इसमें लिखेंगे, दूसरा, ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में, ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के, इस तरीके से ग्रीष्म लिखेंगे, ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया, सेकंड हो गया। तीसरा लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे तो मतलब थर्ड विशेषता इसकी है। दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी, अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण ये वृक्ष मानसूनी वृक्ष वनों से छोटे होते हैं। लिखेंगे, अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण ये वृक्ष मानसूनी वनों से छोटे होते हैं, ठीक है। इनकी तीसरी विशेषता है, ठीक। नेक्स्ट विशेषता लिखेंगे, चौथी, लिख लिया ना, अपेक्षाकृत छोटे होने के कारण, अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण, अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण ये वन, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, जो लिखा है आपने, ये वन मानसूनी वनों से छोटे होते हैं। तीसरा ये है, चौथी विशेषता लिखेंगे, इन वृक्षों की लंबाई 6 से 9 मीटर होती है। इन वृक्षों की लंबाई 6 से 9 मीटर होती है। चौथा हो गया। पांचवी लिखेंगे, पांचवी विशेषता, इन वृक्षों की जड़ें लंबी तथा मोटी होती है। इन वृक्षों की जड़ें लंबी तथा मोटी होती है, जिससे ये भूमिगत, अभी मैं इसको समझाऊंगा, इसको मैं समझाऊंगा अभी, जिससे भूमिगत जल सुगमता से जिससे ये भूमिगत जल को सुगमता से चूस लेते हैं, यानी सक कर लेते हैं। चूस लेते हैं यानी सक कर लेते हैं, ठीक है, चूस लेते हैं। इसको देखो समझेंगे, मैं बताता हूँ।
मैंने क्या बताया कि इनकी वार्षिक वर्षा है वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, तो यानी ये क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो भारत का जो पश्चिमी इलाका है इधर की ओर हम लोग देख रहे हैं। जैसे या तो हम लोग देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और पूर्वी मध्य प्रदेश है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश है, और इन सारे क्षेत्रों में आपको ये सारे कुछ मिलेंगे जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। जब वार्षिक वर्षा कम होगी तो क्या होगा, जो भूमि का जो जल है, भूमि जल का जो स्तर है बहुत नीचे रहता है। अब जब भूमि जल का स्तर जब नीचे है तो पेड़ पौधे भी तो वैसे ही उगेंगे ना जिनकी जड़ें मजबूत हो, जो क्या हो, अंदर भूमि के ज़्यादा अंदर तक जा सकें। ठीक है, और जड़ें लंबी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई पेड़ पौधे जीवित रहने के लिए मैंने बताया जल तो बहुत ही अनिवार्य है। जल और सूर्य की किरणें, ये दोनों चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। सूर्य की किरणें तो चलो इनको मिलती हैं क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्या भारत हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु में है, तो वहाँ तो भाई जो तापमान रहता है लगभग हर समय 22 से 23-24 सेंटीमीटर 22 के आसपास हमेशा रहता है। ठंडियों में थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है 4 महीने छोड़ दिया जाए तो उसके बाद इतना रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको तापमान तो भरपूर मात्रा में, और दूसरी इनको वाटर चाहिए। भाई वाटर कैसे मिलेगा, या तो वर्षा के पानी द्वारा या नदियों द्वारा। अब भाई वर्षा का पानी बहुत कम बारिश होती है इधर के इलाके में, और इस वजह से जल का स्तर बहुत नीचा होता है। जल का स्तर नीचे है तो इनको क्या करना है, अपनी जड़ों को बड़ी करना पड़ेगा, मोटी करना पड़ेगा, ताकि यह जमीन के अंदर घुस सकें और वहाँ से जहाँ से जब पानी है वहाँ से पानी को सक कर सकें। इसीलिए इनकी जो जड़ें जो होती हैं वो मोटी होती हैं और लंबी होती हैं। ठीक है, ये होता रही है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, इसको समझ लिया होगा आपने और लिख ली लिया होगा। अब इनका वितरण लिखेंगे। अगला पॉइंट ऐसे लिखेंगे, जैसे ये 5 विशेषताएं हो गई। अब ये पॉइंट लिखा था इस तरीके से अब लिखेंगे, इस तरीके से पॉइंट बनाएंगे, फिर लिखेंगे उसमें मैं जो बोल रहा हूँ लिखो। और इनकी लकड़ी आर्थिक दृष्टि से इनकी लकड़ी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होती है, मूल्यवान होती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे। अब इनका देखेंगे कहाँ पे ये विस्तृत हैं। अगला पॉइंट इस तरीके से बनाएंगे और फिर उसमें लिखेंगे, अगला देखेंगे, लिखेंगे इन वनों का विस्तार। मैप जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैप मैंने बनवाया था जो पर। इन वनों का विस्तार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा तमिलनाडु के अधिकांश भाग, कौमा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश मैंने जैसे बताया था अभी, कौमा पूर्वी राजस्थान अरावली पर्वत के इधर का साइड का, अरावली पर्वत के इधर इस साइड का पश्चिम की ओर, अरावली के पूरब की ओर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम भाग तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम भाग तथा हरियाणा में मिलता है तथा हरियाणा में मिलता है। ठीक है, लिख लिया होगा। अब लिखेंगे इन वनों के, अगला पॉइंट लिखेंगे इसके आगे, अगला पॉइंट, इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं, कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे बबूल, कीकर, महुआ, कीकर एक पेड़ होता है ये कीकर। ठीक है, महुआ, बबूल, कीकर, महुआ, पलास, खेर आदि। ठीक है, आदि। तो ये हो गए हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन के बारे में इतना कुछ। ठीक है, ज़्यादा कुछ देखो इसमें समझाने वाला जो था, मैंने जो पॉइंट वो वाला मैंने बताया कि वर्षा की मात्रा कम होने की वजह से इनकी जड़ें जो होती लंबी और मोटी होती। क्यों? क्योंकि मोटी नहीं रहेंगी तो पानी को सक नहीं कर पाएंगी ज़मीन के नीचे से। जब पानी को सक ही नहीं कर पाएंगे, पानी मिलेगा नहीं तो पेड़ जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस वजह से इनकी जड़ें जो होती है वो बहुत नीची होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अगला जो हमें लिखना है उसका जो नाम है वो है मरुस्थलीय वन। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा समझाने वाला जो रहेगा वो मैं खुद ही समझा दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। चौथा है डेजर्ट यानी एरिड सॉइल, मरुस्थल।
या उसको मरुस्थलीय वन बोलते हैं। चौथे जो है वो है मरुस्थलीय वन, इसको एरिड फॉरेस्ट बोलते हैं, फॉरेस्ट, ठीक है, एरिड फॉरेस्ट। इसमें लिखेंगे ये वन जो है, लिखेंगे अगला, इसमें विशेषताएं लिखेंगे, पहले पॉइंट ऐसे करके विशेषताएं लिखेंगे, विशेषताएं, और इसमें पहली विशेषता जो लिखेंगे, ये वन 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन 50 सेंटीमीटर कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता शुष्क जलवायु के कारण इनके पत्ते छोटे, मैंने बताया था एक दिन, शुष्क जलवायु के कारण इनके पत्ते छोटे और जो इनकी खली होती, यानी इनकी जो इनकी डाल होती, जो इनकी जैसे ये क्या है, जैसे मान लो ये पेड़ है, कोई पेड़ है, पेड़ में जो डाली होती है या खली होती, वो क्या होती, मोटी होती। इनकी खली मोटी, खली मोटी। देखो, शुष्क जलवायु के कारण इनके पत्ते छोटे, खली मोटी तथा जड़ें गहरी होती। इनमें भी भाई जाहिर सी बात है, जल का स्तर नीचे रहेगा, तो जल का स्तर जब नीचे रहेगा तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा इनको पानी लेने। दूसरी चीज़, मरुस्थलीय इलाका है, मरुस्थलीय इलाके में साल भर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ठीक है। टेम्परेचर हाई रहने की वजह से क्या होता है, इनके जो जल का, जो इनके पेड़ पौधे में जल होते हैं, उनका वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। अगर बड़ी पत्ती रहेगी तो बड़ी और पतली पत्ती रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन अच्छे से नहीं ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इनकी जो खली होती है वो मोटी होती है और पत्ते छोटे होते हैं, ताकि सूर्य की किरणें कम पड़े और वाष्पोत्सर्जन इनका कम हो, ठीक है। इनके जो अंदर का जो पानी है उसका वाष्पोत्सर्जन कम हो, इस वजह से पत्ते छोटे होते हैं और इनकी खली जो होती है मोटी होती है, ताकि सन की रेस पड़े भी तो ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए उसको, ठीक है। तो इस वजह से ये होती है, ठीक है। और गहरे जड़ें होंगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ये मक्खी रोज आ जाती है, जब मैं पढ़ाने जाता हूँ पता नहीं कहाँ से आ जाती, ठीक है। तो ये होती है, ठीक। तो इसको समझ गए। दूसरा भी लिख लिया होगा। तीसरा लिखेंगे, तीसरी विशेषता, इनमें बबूल, कीकर, वहाँ भी देखो ये बबूल यहाँ पे भी उगते हैं, बबूल, कीकर, नांगफली। बबूल, कीकर, नांगफली तो आपने सुना ही होगा, नांगफनी। कैक्टस भी आपने देखा होगा, कैक्टस का नाम सुना होगा, कैक्टस देखो उसका खली कितना मोटा होता है उसमें। और इन पेड़ों में दोस्तों, ये पेड़ जो होते हैं कटीले भी होते हैं, इन पेड़ों में हमेशा आपको कांटे भी मिलेंगे, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप, ये हमेशा कटीले भी रहते हैं। इनका कोई भी पेड़ आप देख लीजिए मरुस्थलीय इलाके में, उन सब में कटीले, चाहे बेर है जैसे इन क्षेत्रों में मिलता है आपको, ठीक है, ये कटीले होते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसके तीसरे पेड़। तो लिखा क्या इसमें, इनमें बबूल, कीकर, नांगफली, कैक्टस जैसे छोटे आकार वाले वृक्ष एवं झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। चौथी विशेषता लिखेंगे, कहीं कहीं मरु उद्यानों ऐसे लिखेंगे, मरु उद्यानों ऐसे लिख देंगे, मरु उद्यानों, ठीक है। मरु उद्यानों में खजूर के पेड़, खजूर, ठीक है, खजूर के पेड़, खजूर भी कहीं कहीं पे आपको मिल जाएंगे, खजूर के पेड़ मिलते हैं, खजूर के पेड़ मिलते हैं। और ये जो आपको विस्तार जो है, ये आपको कहाँ मिलेगा, अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर ये सारे मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये विशेषताएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इनका अगला पॉइंट लिखेंगे, इनका वितरण में हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट, अगला पॉइंट है, विशेषता नहीं है, अब ये अलग से पॉइंट है। इनका वितरण, जैसे इनका लिखेंगे, इनका विस्तार, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, इनका विस्तार
राजस्थान, इनका विस्तार राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, कौमा इनका विस्तार राजस्थान, कौमा दक्षिण पश्चिमी पंजाब, कौमा दक्षिण पश्चिमी हरियाणा तथा दक्षिण पश्चिमी हरियाणा तथा गुजरात के कुछ भागों में मिलता है, कुछ भागों में है, कुछ भागों में है या मिलता है, विस्तार मिलता है यह है, ठीक है, विस्तार है। एक चीज़ बता दूं, देखो ये ईयर मुझे तो एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, मगर पूछा गया था मरुस्थलीय वनों के बारे में बताइए तथा सरकार द्वारा उनके लिए क्या उपाय किए गए हैं ये भी बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, ये मुझे ईयर एग्जैक्टली नहीं याद है बट क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखता रहता हूँ तो मुझे याद है, ठीक है। तो इस वन पे आया चुका है कि मरुस्थलीय वनों की विशेषताओं को बताइए और सरकार द्वारा इनके उत्पादन मतलब इनके लिए इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए इनको भी बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये शायद 2000 पहले से की कोई क्वेश्चन पेपर में आया था, ये मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों चौथा हो गया मरुस्थलीय वन, ठीक है। अब लिखेंगे पांचवा मैंग्रोव वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस पर पीटी पर भी क्वेश्चन आया है, मेंस में भी एक क्वेश्चन आया है कि मैंग्रोव वन की विशेषताएं बताइए तथा इनके महत्व को बताइए, ठीक है, या इनके उपयोग क्या है ये बताइए, ठीक है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन मेंस में, ये 2000 के बाद किसी ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब डालिए मैंग्रोव वन, बहुत इंपॉर्टेंट वन है, इसको एक एक शब्द मैं आपको जो लिखाऊंगा वैसे लिख लीजिएगा, वरना कहीं पे मिलेगा नहीं ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको एक जगह पे ये सारी चीज़ें कहीं बुक पे भी नहीं मिलेगी, किसी नोट पे भी नहीं मिलेगी। तो मैंग्रोव वन, मैं जो जो लिखाऊंगा आपको उस चुपचाप लिखते चलना है, मैंग्रोव वन, ठीक है, मैंग्रोव वन, ठीक है। ये इसको मैंने आपको जब लिखा होगा तो डेल्टा वन लिखा होगा तो वही चीज़ है, मैं अभी इसको लिखा दे रहा हूँ। उसमें लिखो, पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट बना के इसके बारे में पॉइंट बना के लिखो, पॉइंट बना के लिखना है। इसमें लिखना है कि इन्हें डेल्टा वन कॉमा दलदली वन अथवा इन्हें डेल्टा वन कॉमा दलदली वन अथवा ज्वारीय वन भी कहते हैं, अथवा ज्वारीय वन यानी टाइडल जो फॉरेस्ट है उनको ये भी कहा जाता है, ज्वारीय वन भी कहते हैं। ज्वारीय ऐसे लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखेंगे ज्वारीय, ठीक है, ज्वारीय वन भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब पहला पॉइंट वो लिखा दिया, दूसरा पॉइंट में विशेषताएं रहेंगी इसकी, ठीक है, कि इनको क्या क्या नाम दिया जाता है ये भी पता होना चाहिए। नहीं पता चले मैंग्रोव वन ना दे के डेल्टा वन दे दे, डेल्टा वन ना दे के ज्वारीय वन दे दे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि कौन से वन ये हैं, सर ने तो पढ़ाया नहीं। तो ये चीज़ है, मैंने इसे लिखा दिया। विशेषताओं में आप पहली विशेषता इसमें लिखेंगे, ठीक है, पहली विशेषता लिखेंगे, ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं, ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहाँ नदियों का ताज़ा जल समुद्री जल से मिलता है। ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहाँ नदियों का ताज़ा जल समुद्र के खारे जल से मिलता है, समुद्र के खारे जल से मिलता है, ठीक है, समुद्र के खारे जल से मिलता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, मैंग्रोव वन के पेड़ आमतौर पर मैंग्रोव वन के पेड़ आमतौर पर 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। मैंग्रोव वन के वृक्ष आमतौर पर, वृक्ष या पेड़ कह लीजिए, मैंग्रोव वन के पेड़ आमतौर पर 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, ठीक है, ऊंचे होते हैं। ये हो गया। मैंने मीटर नहीं लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, और अभी तक मैं कितना लिखा के आ रहा था, मीटर लिखा के आ रहा था, ठीक है। तो और ये मैंने आपको सेंटीमीटर लिखाया, यानी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं।
ठीक है। तीसरी विशेषता लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इसमें मैंने सेंटीमीटर लिखा है, मीटर नहीं। तीसरा, इन वनों की जड़ें, इन वनों की जड़ें पानी के बाहर होती हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं, इन वनों की जड़ें, इन वनों की जड़ें पानी के बाहर दिखाई देती हैं, इन वनों की जड़ें पानी के बाहर दिखाई देती हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता लिखेंगे, इन वनों की जड़ें जो होती है पानी के बाहर दिखाई, ये समुद्र के किनारे होती है और इनकी जड़ें जो होती है झुकी हुई रहती हैं हल्की सी, और हल्का सा ऐसे, जैसे पानी में नहीं देखा होगा आपने, ऐसे निकली रहती हैं हल्का हल्का पानी के ऊपर ऐसे, तो उनकी जड़ें होती हैं। ठीक है, इनकी जड़ें पानी से बाहर दिखाई देती हैं। चौथा लिखेंगे, इन वनों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं। कठोर नहीं होंगी तो दोस्तों अभी रीजन में बताऊंगा। इन जड़ों की, इन पेड़ों की लकड़ियाँ या इन वनों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं, इन वनों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं। ठीक है, पांचवा लिखेंगे, ये वन, पांचवी विशेषता, ये वन गंगा ब्रह्मपुत्र, ये वन गंगा ब्रह्मपुत्र कौमा महानदी कौमा गोदावरी कौमा कृष्णा कौमा कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कावेरी कावेरी नदियों के, कावेरी नदियों के डेल्टा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। ये वन गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं, नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें डेल्टाई वन भी, डेल्टा वन भी कहते हैं, इसीलिए इन्हें डेल्टा वन भी कहते हैं, क्योंकि डेल्टा में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको डेल्टा वन। ज्वारीय वन इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्र की जो बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं वो आकर जब समुद्र से बाहर की ओर जब आती हैं तो इन्हीं जो डेल्टा के प्रदेशों में तो टकराती है। दूसरी, ये वन जो होते हैं समुद्र के जो तटीय इलाके को रोकते हैं, मतलब तटीय इलाकों के अपरदन होने से बचाते हैं, और ये ज्वारीय जो लहरें होती हैं उनको समुद्र तट के ज़्यादा अंदर तक ना प्रवेश करने में अवरोधक के रूप में कार्य करती है, इसीलिए इनको ज्वारीय वन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये तो हो गया, अगला पॉइंट लिखेंगे। अब ये विशेषता हो गई, विशेषता के बाद अलग पॉइंट, विशेषता के बाद अलग पॉइंट बनाएंगे, इस तरीके से अलग पॉइंट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे यहाँ प्रमुख वनस्पतियाँ, यहाँ प्रमुख वनस्पतियाँ नाम लिखेंगे। देखिए किस तरह गजब गजब के नाम है। सेनोरिटा, पहला तो यही है सेनोरिटा, पहला तो मैंग्रोव ही है, सेनोरिटा, सेनोरिटा। सुंदरी, सुंदरी भी एक है, ठीक है। और और क्या है, हाँ कैजुरीन, सुंदरी, सेनोरिटा, ठीक है, कैजुरीन, फिनिक्स, ये मुझे भी नहीं याद है, मुझे 2 ही 3 याद है, बट मैं एग्जाम्पल में लिखा दे रहा हूँ। फिनिक्स, ठीक है, क्योंकि मुझे सुंदरी और सेनोरिटा मुझे याद है, क्योंकि सुंदरी जो है यहाँ पे एक वन पाई जाती है, इसलिए इसको सुंदरी वन भी बोलते हैं। ये भी याद रखना है, इनको सुंदरी वन भी बोलते हैं, क्योंकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसमें एक सुंदरी नामक वनस्पति पाई जाती की बहुलता है, सुंदरी नामक वनस्पति की बहुलता है। इसी वजह से सुंदर वन के जो डेल्टा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र पर के डेल्टा पर जो वन पाए जाते हैं उनको सुंदरी वन भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आपको पीछे लिखाया भी है, इसको ऐसा तो है नहीं कि मैंने लिखाया है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टाई भागों में सुंदरी नामक एक वनस्पति पाई जाती है की बहुलता है, या पाई जाती है या बहुलता है। इसी वजह से गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा में जो वन पाए जाते हैं उनको सुंदरी वन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन वनों को सुंदरी वन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिखेंगे मैंग्रोव वन का महत्व, ये इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव वनों का महत्व लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि इनका क्या महत्व है, मैंग्रोव वनों का महत्व, मैंग्रोव
वनों का महत्व। देखो मैंने विस्तार लिखा दिया है। विस्तार का मतलब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में मिलते हैं, है ना। तो डेल्टा वाले भागों में मिलते हैं ये तो पता है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं, ये भी लिख लो आप। इसको पहले बाद में लिखना, मैंग्रोव वनों का ऊपर कहीं पे आपके पास जगह हो तो उसमें लिख लें ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी पाए जाते हैं, ये इसको भी लिख लें क्योंकि ये पूछा जा चुका क्वेश्चन। तो ये वन पॉइंट बना के लिख लें, ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप डालेंगे मैंग्रोव वनों का महत्व। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका कि इनका क्या महत्व है। ठीक है, और ये आने वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है। मेंस में जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर पॉसिबल है मेंस का अगर क्वेश्चन बनता है यूपीएससी यूपीपीसीएस में तो ज़्यादातर पॉसिबल वो मैंग्रोव वनों पर ही बनेगा, क्योंकि मैंग्रोव वन की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। हमारे जो तटीय इलाके हैं उनके जो अपरदन को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं, यानी मृदा अपरदन को कम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी चीज़, समुद्री जो चक्रवात आते हैं, समुद्री जो तूफान आते हैं, उनको क्या करते हैं, उनके लिए ये अवरोधक का काम करते हैं, क्योंकि जब उनकी स्पीड कम होती है तो वो ये जो पेड़ होते हैं इन पेड़ों से टकराने के बाद उनकी हवा की गति कम हो जाती है, जिससे क्या होता है तटीय इलाके की जान माल और जन धन की हानि कम होती है। ठीक है, इस वजह से इनका महत्व बहुत है। इसी वजह से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इनके ऊपर, तो ये पॉसिबल है कि इनके ऊपर मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको लिखें, महत्व में पहला पॉइंट डालेंगे। महत्व में पहला पॉइंट डालेंगे मैंग्रोव वन सुनामी और चक्रवातों से तटों की सुरक्षा करते हैं। मैंग्रोव वन सुनामी और चक्रवातों से तटों की रक्षा करते हैं। ठीक है, पहला तो ये याद रखना। ठीक है, तटों की रक्षा करते हैं, तटीय के इलाके की जो, ठीक है, उनकी रक्षा। चक्रवात आते हैं तो ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, चक्रवात आएंगे तो जब इनसे आते हैं तो तटों पे ये पेड़ पौधे लगे होते हैं, और उनसे क्या होता है, जब ये गुजरती हवा या पानी तो इनसे टकरा कर उनकी गति कम हो जाती। जब गति कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात वो जान और माल की हानि कम करेंगे। ठीक है, इसी वजह से इनका महत्व बहुत है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा महत्व में लिखेंगे जलीय जीवों की मैं अभी बताता हूँ। जलीय जीवों की, मैं इसको समझाऊंगा। जलीय जीवों की प्रारंभिक नर्सरी का कार्य करता है। जो छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं, जो अभी पैदा हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, इनके लिए घर की तरह काम करते हैं। इसीलिए मैंने इसको प्रारंभिक नर्सरी के रूप में। ये समुद्र किनारे रहते हैं, तटीय इलाके में रहते हैं, तो और जो भी क्या कहते हैं, जो मछलियाँ होती हैं या जितने भी समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, वो चाहे दिन भर कहीं भी रहें, रात में तट के किनारे ही वास करते हैं। तो इसीलिए ये वहाँ पर भी उनके वास के लिए भी, उनके आवास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका इंपॉर्टेंट महत्व है। थर्ड जो है तटीय क्षेत्रों को, तीसरा महत्व है तटीय क्षेत्रों को कटाव या अपरदन से संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षण ऐसे लिखेंगे, से संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा एक महत्व और लिख लें, ये वन इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। ये वन, चौथा महत्व लिख लें, ये वन इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। ये वन इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, हो गया चौथा। तो ये हुआ दोस्तों मैंग्रोव वनों के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी एक छठा भी है उसको भी लिखाएंगे, मगर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब हम वनों का, अभी हम लोग वन जब का वर्गीकरण खत्म होगा तो अगली क्लास में हम लोग वनों का वितरण देखेंगे कि भारत में वनों का वितरण, यानी स्टेट वाइज देखेंगे कौन से राज्य में अधिक वन है, किसमें सबसे कम है, किसमें प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक है, किसमें क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, अभी ये सारे कुछ देखेंगे। तो उसमें हम लोग मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंग्रोव वन है भारत में किन किन राज्यों में अधिक हैं और विश्व में
किन देशों में मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं। तो मैं इनको अभी जब वहाँ पे वनों का वितरण बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको मैंग्रोव वन के बारे में 2-3 चीज़ें कुछ बताऊंगा। अभी मैंने लिखा है इसी वजह से, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा इसके लिए, ठीक है। तो आप बस लिखते चलें साथ में मेरे, और आप खाली अपना कंप्लीट करते चलें, बाकी आपका सब कुछ कंप्लीट होगा और आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहता जो मैं ना अगर समझाने वाला रहता तो मैं ज़रूर ही थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो बस उसके लिए आराम से आपको करते चलना है, आपको नोट्स करते चलना, ताकि एक आपका खुद का नोट्स हो जाएगा, आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और एक बार भी की में आपको वो कंटेंट दे रहे हैं कि जो आपके कोई किसी भी पेपर में आप आराम से उसको कर सकते हैं। आपको ना मेंस में कहीं भटकना है ज्योग्राफी के लिए, ना पीटी के लिए कहीं भटकना है, किसी भी पेपर के लिए कहीं भटकना नहीं रहेगा। आप सिर्फ अपने नोट्स को उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए, बस कोई बुक्स की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपका एक काम है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो कर भी लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और दोस्तों को अपने शेयर भी कर देना है। चलो फिर हम और आगे बढ़ते हैं, 5वां हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5वां जो है, ठीक है, 5 हो गए ना, 5 हो गए। इसमें 1-2 पॉइंट चलो मैं बाद में लिखा दूंगा, कोई नहीं, बाद में लिखा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी लिखा दे, नहीं तो चलो लास्ट लिखो पर्वतीय वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे आपको एक डायग्राम बनवाऊंगा मैं आपको, लिखें छठा, लिखें पर्वतीय वन। अब ये डालेंगे, इसको मिटा लेंगे, पर्वतीय वन। 6 नंबर है पर्वतीय वन, पर्वतीय वन 6 है, पर्वतीय वन। देखो इधर लिखना है, इसीलिए मैं थोड़ा बोल बोल के लिखा दे रहा हूँ। समझाने वाला का टॉप जो भी रहता है मैं खुद ही फिर लिखता भी हूँ, फिर समझाता भी हूँ। जैसे मैंने देखो जो भारत का भौतिक विभाजन लिखा है उसको मैंने लिख लिख के पढ़ा है, क्योंकि रीजन क्या है, मैप बनाने के बाद उसको क्या करना होता है, समझा के पॉइंट फिर वहीं से निकाल मैं पढ़ाता था। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं लगाना है, बस जो लिखा है उसको समझ लेना है और उसको सीधे जगह कॉपी पेस्ट कर देना है। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में बहुत अच्छे समझाया है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक था जो वनों के बारे में या प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, और उस क्लास को आपने देख लिया होगा तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टॉपिक में। मतलब जो वनों से संबंधित कोई भी टॉपिक रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो छठा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो होते हैं दोस्तों, चलो पहले इनके बारे में लिख लो, कुछ पॉइंट करके लिखो। अभी इनकी विशेषता ऐसा नहीं लिखनी, अब सीधे इनके बारे में लिखना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट बनाएंगे इसमें, ऐसे वो लिखेंगे, ये वन भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय प्रदेशों में या क्षेत्रों में, ये वन भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से इन्हें हिमालय वन, और हिमालय वन तथा प्रायद्वीपीय वनों में बांटा जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से इन्हें हिमालय वन तथा प्रायद्वीपीय वनों में बांटा जा सकता है। मैंने पहले जब डिवीजन कराया था मैंने लिखाया था, कल के में मैंने लिखाया था कि पर्वतीय वनों को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, एक हिमालय वन और दूसरा प्रायद्वीपीय वन। क्योंकि पर्वतीय भाग कहाँ पर है, एक तो हमारे उत्तर भारत के मैदान में है, उत्तर का हिमालय जो है वहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है, प्रायद्वीपीय पठार, जहाँ पे हम आपको कई पहाड़ियाँ पढ़ाए मैंने, जैसे आपको नीलगिरी पर्वत पढ़ाया, सतपुड़ा पढ़ाया आपको, ठीक है, और विंध्याचल पर्वत पढ़ाया आपको मैंने, ठीक है। जब हिमालय पढ़ा रहा था, हिमालय की प्रायद्वीपीय पठार की जब महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ मैंने टॉपिक करके एक टॉपिक लिया है, उसमें मैंने पढ़ाया है सारी चीज़ें। और मैंने आपको नीलगिरी है, अजंता है, एलोरा, सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई वहाँ पर, ठीक है। तो वहीं पे जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं पहाड़ों में कुछ छोटे छोटे वन वृक्ष मिलते हैं, उनके बारे में भी हमको देखना रहेगा इसमें, तो ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो मैं डिवीज़न करा रहा हूँ ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने खुद से इसको लिखा है, इसको समझ के मैंने कराया है, ठीक है। तो इसको आप आराम से जो मैं शब्द लिख लेता हूँ एज इट इज, मतलब सेम टू सेम वैसा ही लिख लीजिए, ठीक है। तो पर्वतीय वन डालिए। अब सब हेडिंग में, जैसे अब ये तो मेन हेडिंग है, अब इसमें का करके और ऐसे करके पर्वतीय वन डालिए। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कहाँ पर, आपको बस खाली आके क्लास में बैठना है और लिखना है साथ साथ, ठीक है। और आप अब इसमें लिखेंगे, पॉइंट बनाएंगे, अब इसमें पॉइंट बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। इसमें पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे
लिखेंगे ये वन हिमालय पर्वत की, ये वन हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर, ये वन हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर पाए जाते हैं। ये वन हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों में पाए जाते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा पूर्वी हिमालय में दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। मैंने बताया है कि भारत के पूर्वी भाग जो है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ पर जो हिमालय तो वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ें लिखा है मैंने कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में वर्षा अधिक होती है। ठीक है, जिस कारण पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय से अधिक घने वन मिलते हैं। भाई जाहिर सी बात है, वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा, वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और जब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी तो कहाँ पर क्या पाए, तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े वाहन, तो इसी वजह से वहाँ पे सघन वन होते हैं। मैंने वैसे भी पढ़ा ही चुका हूँ वहाँ पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई के क्रम के अनुसार हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई के अनुसार उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा ऐसे लिखेंगे, से लेकर टुंड्रा से लेकर टुंड्रा वनस्पति प्रदेशों तक का अनुक्रम पाया जाता है। टुंड्रा वनस्पति प्रदेशों तक का अनुक्रम पाया जाता है। अब आपको मैं एक डायग्राम बनवा रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम बनवा रहा हूँ, उसको आपको बनाना है जैसा मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम बनवा रहा हूँ। ये पर्वतीय हिमालय का है। ठीक है, डायग्राम बनवाऊंगा, उसको बनाना है। वो डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी भी ये ट्रायंगल नहीं लग रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज आप बना लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे और उसमें पहले लिखेंगे आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ पे लिखेंगे आर्द्र पर्णपाती वन। बहुत आसान कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए, पर्णपाती वन। फिर सेकंड लिखेंगे शंकुधारी वन। ठीक है, शंकुधारी वन। तीसरा लिखेंगे उष्णकटिबंधीय वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण वन। चौथा है अल्पाइन वन। पांचवा है टुंड्रा वन। इसको बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे जो इनकी ऊंचाई है,
तो यहाँ पर 1000 मीटर तक कौन से वन पाए जाते हैं? 1000 मीटर की ऊंचाई तक कौन से वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से? शंकुधारी वन। शंकुधारी वन 2000 मीटर, ठीक है। और 2000 से 3000 मीटर के बीच में आपको आर्द्र शीतोष्ण वन मिलते हैं, ठीक है। 2000 से 3 और 3000 से 4000, लगभग 4500 तक बोल सकते हैं आप। इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे 4500, ठीक है। 4500 मीटर तक लगभग अल्पाइन वन मिलते हैं। और 4500 से ऊपर देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब ये कोई वेरिएशन नहीं है, बट ये लगभग जो अल्पाइन वृक्ष हैं वो आपको जो है 4500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, ठीक है। और जो टुंड्रा वन है वो 4000 से ऊपर मिलते हैं आपको, 4000 से लेकर ऊपर तक के क्षेत्रों मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिवीजन बना के लिख लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इनकी ऊंचाई जो होती है, पूछा जा सकता है कि अल्पाइन वृक्ष हैं कितने मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो आपको बड़ा आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है पहले तो। बना लिया तो अब लिखिए पहले डालिए आर्द्र पर्णपाती वन। पहले इसमें पहला नंबर का क्या है? इसमें पहला जो है आर्द्र पर्णपाती, उसको डालें आर्द्र पर्णपाती। इसमें बस 2 लाइन लिखना है, कितनी ऊंचाई पर है आर्द्र पर्णपाती वन। और इसमें पहला लिखना है ये मुख्यतः 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये मुख्यतः 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। ये मुख्यतः 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें कौन कौन से वृक्ष हैं? ऊंचाई हो गई, वृक्ष कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो साल लिख लें, साल होते हैं, साल होता है, सागौन और बांस, ठीक है, बांस। ये 3 वृक्ष होते हैं, इसमें मिलते हैं। और भी हैं, उनकी जरूरत नहीं, बट आप ये जाने साल, सागौन और बांस, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। ओह सॉरी, चलिए लिख बना तो लिया ही होगा आपने, मैं मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद लिखिए शंकुधारी वन, हेडिंग डालिए शंकुधारी, दूसरा नंबर शंकुधारी वन, ये इन्हीं के हैं, ठीक है। शंकुधारी वन ये लिखिए, इसमें लिखिए ये मुख्यतः 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये मुख्यतः 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, वृक्ष लिखेंगे। वृक्ष कौन कौन से हैं? तो वृक्ष है इसमें ओक, वृक्ष का मैं नाम लिख रहा हूं, ओक, चेस्ट नट, चीड़, देवदार, ठीक है। ये हो गए, ये इंपॉर्टेंट इतने हैं। और भी होते हैं, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं वास्तव में उनका लिख दिया, ठीक है। ओक, चेस्टनट, चीड़, देवदार। अब ये देखो, ये जो ओक वृक्ष है ये आपको आर्द्र शीतोष्ण वन में भी मिलता है, ठीक है। और ये चीड़ जो है ये भी आपको आर्द्र शीतोष्ण वन में भी मिलता है। ये चेस्टनट है, ये भी आपको आर्द्र शीतोष्ण वन में भी मिलता है, जो आपको 2000 से 3000 मीटर की मैंने ऊंचाई पे लिखाया है, ठीक है, जो डायग्राम में आप देखेंगे जब। तो ये ऐसा नहीं है इनका, ये वहां पे भी उग जाते हैं, ऊंचाई का, हिमालय की ऊंचाई की वजह से ये सारा कुछ है, ठीक है। तो ये तीसरा लिखेंगे, तीसरा डालेंगे आर्द्र शीतोष्ण वन, तीसरा डालेंगे आर्द्र शीतोष्ण वन, ठीक है। तीसरा डालेंगे आर्द्र शीतोष्ण वन, आर्द्र शीतोष्ण वन, आर्द्र शीतोष्ण वन, ठीक है। आर्द्र शीतोष्ण वन लिखेंगे। ये वन मुख्यतः 2000 से 3000 मीटर के बीच पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं, मीटर तक पाए जाते हैं, वही ऊंचाई है इनकी, ठीक है, तक पाए जाते हैं। अब इनमें वृक्ष लिखेंगे, वृक्ष जो लिखेंगे, वृक्ष हैं, इनके जो वृक्ष हैं वो लिखेंगे ओक, मैंने क्या बताया, ओक मिलता है यहाँ पे भी,
वृक्ष जो है ओक है, ओक, लारेल, ओक, लारेल, ठीक है, बस यही लिखें, ओक, यही दो लिख लें, ओक, लारेल, ओक, लारेल, ओक और लारेल, लॉरेल, ठीक है, ओक, लारेल, ठीक है, ये हो गया। चौथा डालेंगे, चौथा आपका वो आपको तो नंबर चल रहा होगा ना इस तरीके से, इस तरीके से, तो आप इसमें अब पांचवा, चौथा की पांचवा, हाँ तीसरा था ये और इसके बाद ये चौथा था आपका, ठीक है, वो वाले में। तो चौथा डालेंगे अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन वन, अल्पाइन वन, अल्पाइन वन 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लिखेंगे, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनों का, अल्पाइन वनों तथा, अल्पाइन वनों तथा 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनों, अल्पाइन वनों तथा 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 चारागाह भूमियों, चारागाह भूमियों, चारागाह, चारागाह, गाह, चारागाह भूमियों, भूमियों का संक्रमण पाया जाता है, चारागाह भूमियों का संक्रमण, संक्रमण, संक्रमण पाया जाता है, चारागाह भूमियों का संक्रमण पाया जाता है। यानी यहाँ पे देखो मैंने लिखाया था, कहाँ पे लिखाया है, तो आपको मैंने, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था पता है आपको, जब मैं आपको शिवालिक हिमालय पढ़ा रहा था तब शिवालिक हिमालय में मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था कि अल्पाइन वन जो होते हैं, अल्पाइन वनों में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बुग्याल प्यार, याद आया, बुग्याल प्यार लिखाया था मैंने, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जो भी पुराने देखते हैं, मैंने लिखाया था ना कि वहाँ पे अल्पाइन वन पाए जाते हैं और अल्पाइन वनों में जो घास के मैदान है वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, बुग्याल प्यार बोलते हैं, लिखाया था मैंने जब शिवा, ठीक है। तो ये हो गया चौथा, ये भी इसमें वृक्ष लिख लें, इसमें वृक्ष लिख लें, वृक्ष इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पाइन वृक्ष के वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट, सिल्वर फर, सिल्वर फर और जूनिपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनिपर, सिल्वर फर, फर और जूनिपर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। एक और मैं लिख दे रहा हूँ इसको, वैसे तो आप इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो मगर, रोड्रोड्रो, अरे यार मुझे खुद ही नहीं याद होता इसका नाम, मैं देख लूँ बस, ठीक है, रोड्रोड्रोन, रोड्रोड्रोन, आपको ये तीन याद रखना है, सिल्वर फर और जूनिपर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अल्पाइन वृक्ष हैं, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे पांचवा जो है टुंड्रा, टुंड्रा वन। आप अगर उस, देखो मैंने आपको एक बता दूं, आप अगर उस डायग्राम को जो मैंने बनाया है मीटर वाला, जो कितनी ऊंचाई पर, उसको याद रखेंगे आप आराम से कर लीजिएगा। वृक्षों के बारे में नहीं पूछता, बस ये पूछता कितनी ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं, तो उससे आप आराम से कर पाएंगे, आपको याद रहेगा दिमाग में, ठीक है। तो पांचों डालेंगे टुंड्रा वन, टुंड्रा वन जो मैंने लिखा है, टुंड्रा वन, टुंड्रा वन में क्या है, वो जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लिखेंगे, 4000 मीटर से 4000। अब देखो मैंने यहाँ पर अल्पाइन वृक्षों में लिखाया 3000 से 4500, और मैंने जब नोट में लिखवाया है तो लिखा है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, है नोट में, नोट्स में जब मैंने, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि मैंने ये भी बोल दिया है कि ये 3 से लेकर 4500 की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, मगर नॉर्मली ये आपको 3000 से 4000 मीटर के बीच में ही मिलते हैं, तभी इसीलिए मैंने आपको नोट्स में जो लिखवाया लाइन में वो 3.5 लिखवा दी, 3 से 4000 लिखवाया, और जो डायग्राम को बनवाया मैंने 3 से 4.5, क्योंकि वहाँ पर जब आपको दे सकता है तो आपको दोनों याद रहे, इसीलिए मैंने वहाँ डायग्राम में 4.5 और नोट्स में 3, तो 3 भी पूछा, 3 से 4.5, 3 से 4 तो भी सही है, 3 से 4.5 तो भी सही है अल्पाइन वृक्ष, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मली तो ये 3.5 से 4 के बीच में मिलते हैं, मगर क्या होता है इनका विस्तार 4500 मीटर तक का भी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, 4000 मीटर टुंड्रा वन में लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, 4000 मीटर, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, टुंड्रा वन जो होते हैं वो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। और इनमें लिखेंगे, इनमें जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष नहीं वास्तव में झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ और लाइकेन, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे झाड़ियाँ और लाइकेन, यहाँ पर पेड़ नहीं होते दोस्तों। इतनी ऊंचाई पर कौन सा पेड़ उगेगा, तुम मुझे आप बताइए जरा, इतनी ऊंचाई पर कौन सा पेड़ उगेगा, लाइकेन, 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 खाई उगेगी, पानी होता है, जो झाड़ियाँ होती छोटी छोटी वो उगेंगी, पेड़ नहीं उगेगा दोस्तों, बहुत ऊंचा हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने अभी तक ये देखा, कितना, सिर्फ पर्वतीय वन के बारे में देखा। अब हमारा बताया है प्रायद्वीपीय जो वन, मैंने 2 डिवीजन किए हैं,
हिमालय जो वन है उनको दो भागों में मैंने बताया, एक तो पर्वतीय वन को हमने दो भागों में बांटा, एक तो हिमालय वन और दूसरा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। तो आप लिखेंगे, आप खा नंबर डालेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आज लिखना ज़्यादा है आप लोगों को, बट आप एक बार जब लिख लेंगे दोस्तों तो आपको आराम से चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, खा जो है, खा को लिखेंगे, खा जो है, ये तो का था दोस्तों, इसके बाद खा जो है, ओह सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, खा जो डालेंगे आप, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। ठीक है, या प्रायद्वीपीय वन भी लिख सकते हैं या प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के भी वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप लिखना चाहें वो सब सही है। ठीक है, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, इसमें लिखेंगे प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में उर्मिल घास के, उर्मिल ये याद रखना है, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उर्मिल पूछा जाता है। इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक सालोस और दोस्तों एक सोलास और एक ये उर्मिल, ये दोनों याद रखिए। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में उर्मिल घास के मैदान मिलते हैं, आपसे पूछा जा सकता है उर्मिल घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार में मिलते हैं, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में मिलते हैं, ये याद रखना है इस चीज़ को। उर्मिल घास के मैदान कहाँ मिलते हैं तो आपको ये याद रखना है, ये आपको भारत के प्रायद्वीपीय भाग में मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में उर्मिल घास के मैदान मिलते हैं, जिनके बीच अविकसित वर्षावन या झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जिनके बीच अविकसित वर्षावन या झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर काई तथा फर्न, यहाँ पर काई कोई नहीं, काई तथा फर्न सामान्य रूप से पाए जाते हैं, सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जो लिखाने जा रहा हूँ इस पॉइंट को आप याद रखिए हमेशा। निम्न क्षेत्रों में, यानी निम्न क्षेत्र का मतलब क्या है, निम्न क्षेत्र का मतलब है जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के निचले इलाके में। एक तो देखो पहाड़ियाँ हैं तो निचले इलाके की देखो पहाड़ियाँ ऊंचाई होती हैं, एक तो निचला क्षेत्र पहाड़ियों का, एक ऊंचला क्षेत्र। तो ये तो हम लोग ऊंचे क्षेत्र में देख रहे थे मैदान, अब ये निचले क्षेत्र में मैदान देखेंगे। निचले क्षेत्र में समझो, देखो जैसे ये पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ियों के ऊपरी वाले इलाके में कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है, और कुछ निचले क्षेत्र में होंगी ये पहाड़ी इस तरीके से। तो इसी पहाड़ियों के निचले क्षेत्र में मैं बोल रहा हूँ ना, तो लिखें निम्न क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय तथा उच्च क्षेत्रों में, ये निम्न क्षेत्र हो गया और उच्च क्षेत्र ये हो गया, ये निम्न क्षेत्र हो गया और ये उच्च क्षेत्र हो गया। उच्च क्षेत्र पहाड़ियाँ हैं, या ध्यान रखना इस चीज़ को, प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ हैं, प्रायद्वीपीय पहाड़ी को दो क्षेत्र होंगे, एक ऊंचा क्षेत्र होगा, एक नीचा क्षेत्र। ऊंचाई रहेगी तो ऊंचा क्षेत्र, कुछ नीचा, भाई तलहटी भी तो रहता है, तलहटी। तो निम्न क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय और उच्च क्षेत्रों में, ठीक है, उच्च क्षेत्रों में देखो, निम्न क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय तथा उच्च क्षेत्रों में, तथा उच्च, समझ में आ गया ना, ये निम्न क्षेत्र और ये उच्च क्षेत्र, तथा उच्च क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय। अभी मैं इसको थोड़ा सा और आपको इलोबरेट कर दूंगा, रुको, अभी मैं इसको और इलोबरेट कर दूंगा, पहले इस सेंटेंस को आप पूरा लिख लें, फिर मैं इसको आपको थोड़ा इलोबरेट करके समझाऊंगा। हालांकि इतना जरूरत नहीं होगी इस टॉपिक में, मगर मैं इसको इलोबरेट करूंगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तथा उच्च क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, निम्न क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय तथा उच्च क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये दो क्षेत्र एक ही जगह के कैसे बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम पृथ्वी के से ऊंचाई की ऊपर की ओर जाते हैं, यानी पृथ्वी के तल से जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज होने लगता है, यानी कम होने लगता है। और पहाड़ियाँ क्या होती, बहुत ऊंची होती हैं,
तो पहाड़ियों के निचले क्षेत्र तो दोस्तों तापमान हाई रहेगा, मगर पहाड़ियों के ऊपर वाले क्षेत्र में तापमान कम है। तापमान कम होने के वजह से देखो, तापमान कम होने की वजह से क्या होता है, यहां पर समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाती। क्यों? क्योंकि देखो अब जैसे क्या है, मान लो ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ में मान लो हमारा भारत ये है इधर, और भारत इधर पे बिलोंग करता है, ठीक है, यहाँ पे भारत है ये, ठीक है। अब भारत में कोई पहाड़ी है, वो दोस्तों इस तरीके से ऊपर उठी, ये भारत मान लो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री इसको पार करके जा रही है, और फिर इसकी जो चोटी है, इसकी जो ये चोटी है, वो चोटी हो सकता है शीतोष्ण कटिबंधीय किसी 23.5 यानी कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 50 डिग्री लैटिट्यूड है, वो इस पहाड़ी के ऊंचाई वाले इलाके से इस पहाड़ी से गुजर रही है, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकल लेना है, थोड़ा सा समझना है इसको, इस पर थोड़ा सा माइंड को फोर्स करना है समझने पर। बात यह है भाई, आप जब समुद्र तल, आप जब जमीन पर खड़े हैं तो उसकी जो उस पर वहां पर तापमान और जो समुद्र से हजारों मीटर ऊंचाई पर जमीन से वहां के तापमान में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम अर्थ से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर यानी जब आसमान की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात वहां पर ठंड की स्थिति आएगी, वहां पर क्या होगा, वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय, इसीलिए मैंने बोला शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है उच्च क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम रहता है। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्यों रहती है? क्योंकि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो बेल्ट होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और फिर उससे ऊपर जब हम जाएंगे तो उसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जब हम 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री तक के जो क्षेत्र को जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है कि यहाँ पे 2 तरीके की हम लोग जलवायु देखने को मिलता है, ठीक। आप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं आपको जलवायु पढ़ाने वाला हूँ, भारतीय क्लाइमेट जब पढ़ाने वाला हूँ तो वहाँ पे और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं देखो यहाँ पे मैं अर्थ का भी डायग्राम बनाने लगूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाने लगूँ, फिर क्या होगा, चैप्टर से हट जाएंगे हम, डाइवर्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर अभी नीड नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा भी रुक जाएँ आप। जलवायु जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं आपको आराम से समझा दूंगा कि कौन सा क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, कौन सा उपोष्ण कटिबंधीय होता है, ठीक है। तो बस अभी इतना जान लें कि जब हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जलवायु कम, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम यानी तो ठंड का मौसम आएगा। तो यहाँ हो सकता है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं वो हो सकता है कि जो इनकी जो ऊंचाई है वो किस इलाके में पहुँच गई हो, उस शीतोष्ण कटिबंधीय वाले इलाके में पहुँच गई, इसी वजह से इनका ऊंचा वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका है, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, नीलगिरी, अन्नामलाई, ये सब पहाड़ियाँ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये सब पहाड़ियाँ पढ़ा चुका हूँ, कोई कह नहीं सकता कि मैंने नहीं पढ़ा, इसी वजह से पढ़ाया क्योंकि आगे सब काम आएगा। मेरा पढ़ाने का यही तो तरीका दोस्तों, एक टॉपिक दूसरे से लिंक रहता है। जब आप आराम से पढ़ लेते हैं, जब आप रेगुलर रहते हैं तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे समझ में आने लगती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों, पालनी कहाँ है दोस्तों, मुझे कोई कमेंट करके बताएगा ये तीनों पहाड़ियों का नाम। नीलगिरी पहाड़ी किन किन राज्यों में है, अन्नामलाई पहाड़ी किन राज्यों में है, पालनी पहाड़ी किन राज्य में है। आपको तीनों का कमेंट करके मुझे बताना है कि ये किन राज्य में। मैंने पढ़ाया है इसको, मैंने बहुत डिटेल से 1 घंटे क्लास लेके पढ़ाया, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है किन किन राज्यों में ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी तथा पालनी पहाड़ी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले तथा पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को अब याद रखना है। अभी लिख लो, पहले लिख लो फिर बताओ। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास क्या बोला जाता है दोस्तों, सोलास। इसको इन्वर्टेड कामा में लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। सोलास के नाम से जाना जाता है, अब सबसे जाना जाता है। पहली चीज, सोलास जो वन है किन क्षेत्रों में, पहले क्वेश्चन तो यही होगा, किन क्षेत्रों में सोलास वन पाए जाते हैं, तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय भाग में। फिर
सुलास जो वन है वो किस तरीके के वनों में पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सुलास कहते हैं। प्रायद्वीपीय भागों में मिलने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सुलास कहा जाता है। ये क्वेश्चन है। दूसरा, उर्मिस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। ये बहुत दो चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं आपको, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये पीटी के फैक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मैं इसलिए इंडिकेट कर दिया आपको, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उनको सुलास कहा जाता है। और ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय भागों में मिलते हैं। और किस इलाके में मिलते हैं? तो ये दोस्तों जो प्रायद्वीप पठार के जो उच्च भाग है वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब अगला लिखेंगे, इनके वृक्ष के नाम थोड़ा एक दो लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मगनोलिया, याद रखना दोस्तों, मगनेलिया, लोरेल, वो लारेल था, ये लोरेल है। ये लोरेल, लारेल पढ़ाया मैंने वहाँ पे पर्वतीय भाग में, और ये लोरेल है, ठीक है, याद रखना। मगनोलिया, लोरेल, सिनकोना, ठीक है, सिनकोना और बेटल, ये सारे नाम याद रखना। मुझे तो बस खाली एक ये याद था, मगनोलिया और क्या कहते हैं, लोरेल। ये देखो सिर्फ ये दो तीन याद रखने आपको। देखो मैं बता दूं आपको, जब भी एग्जाम्पल लिखना हो तो ज़्यादा याद नहीं करना, 2-3 याद रखना है बस आपको। मैंने मगनोलिया, लोरेल और सिनकोना याद रखा है, ये बस बेटल तो मैंने ऐसे ही लिख लिया कि चलो कभी अगर मान लो हुआ तो फिर बता दें, ठीक है। तो इस वजह से तो मगनोलिया, लोरेल, सिनकोना और बेटल, ये सब चीज़ हैं, ठीक है। का आर्थिक महत्व है, ठीक है, का आर्थिक महत्व है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये पेड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों भारतीय वनों का वर्गीकरण समाप्त। अब होता है वर्गीकरण समाप्त। अब कल हम लोग देखेंगे अभी इसके जो महत्व है, वनों का जो महत्व है, थोड़ा एक दो मतलब 50-60 वर्ड में महत्वों को भी लिख लेंगे, ताकि क्या हो, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से लिख सकें। फिर इनके संरक्षण नहीं, कल पहले हम लोग वितरण देखेंगे, ठीक है। कल पहले हम लोग वितरण देखेंगे कि वन जो है भारत में किन किन राज्यों में वन की कौन सा राज्य वनों के क्षेत्र में अग्रणी है, कौन प्रतिशत के मामले में अग्रणी है, ये सारी चीज़ें कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कल का टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बार बार पूछा जा सकता है। 4 स्टेट दिए रहते हैं, उनका क्रम व्यवस्थित करना होता है ना, ये सारी चीज़। तो कल मैं आपको कुछ दिखाऊंगा भी, आपको एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा उसी तरीके के, तो आप आराम से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग दोस्तों कल करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों, तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों। ऐसा लगता है कभी कभी फील होता है कि आप लोग शेयर वेयर नहीं करते वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों शेयर करते रहा करें अपने दोस्तों को, जो भी जानने वाले हैं अपने, ठीक है, तो उन तक पहुँचाया करें ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।